6 अगस्त 1945 जापान के हिरोशिमा शहर में गर्मियों का मौसम चल रहा था। नीले आसमान और सूरज की रोशनी के बीच लोग अपनी दिनचर्या शुरू कर रहे थे। करीब 7 बजे जापानी सेना को अपनी रडार पर दक्षिण में हलचल दिखाई देती है। कुछ देर में वो समझ जाते हैं कि ये कमार की बीमार हिरोशिमा शहर के तरफ बढ़ रहा है। तभी जापानी सेना तुरंत सभी रेडियो कार्यक्रम बंद करवाकर हर तरफ चेतावनी के सायरन बजवा दिए और हिरोशिमा के लोग प्रार्थना करने लगते हैं कि अमेरिका उनके इलाकों की तरफ हमला न करे, क्योंकि उस वक्त के सबसे शक्तिशाली बम से भी कोई छोटा सा इलाका तबाह हो जाता था, जिसमें कुछ दर्जन लोगों की मौत होती थी। लेकिन जापान ये कहाँ जानता था कि आज उस पर एक ऐसी कयामत बरसने वाली है जो एक ही झटके में पूरे के पूरे शहर को जलाकर राख कर देगी। दरअसल अमेरिका का यह विमान जापान का दौरा करने आया था और जापानी सेना अगर चाहती अपने विमानों को वापस भेजकर इसे रोक भी सकती थी। 1945 आते आते जापान की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि विमानों को उड़ाने के लिए जापानी सेना के पास पेट्रोल तक नहीं थी। इसलिए इंतजार किया गया और वो विमान जापान के एयर स्पेस से वापस लौट गया। करीब 8 बजे खतरे के सायरन को बंद कर दिया गया और लोग अपनी दिनचर्या में लग गए। बच्चे स्कूल पहुंच गए थे, कुछ लोग दफ्तर जा रहे थे, कुछ बाजार तो कुछ घरों में चाय की चुस्की ले रहे थे। लेकिन हर एक जापानी की जिंदगी बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। दुकानों से अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरीके से गायब हो चुके थे। लोग भूख से मर रहे थे। स्कूलों के मैदानों और घरों के बगीचे में सब्जियां उपजाई जा रही थी। पेट्रोल भी आम लोगों के पहुंच से बाहर जा चुका था। इसीलिए सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा के हर सड़क पर साइकिल और पैदल चलते हुए लोग ही दिखाई दे रहे थे। सुबह के करीब 8 बज रहे थे जब हिरोशिमा के लोग दोबारा अपनी जिंदगी की ओर लौट ही रहे थे। तभी आसमान में एक और विमान दिखाई देता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा ये भी पहले की तरह परिस्थिति का जायजा लेने आया होगा। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि ये विमान करीब 1 लाख लोगों का मौत का फरमान लेके आया हुआ है। ये विमान था अमेरिका का B-29 बॉम्बर इनोल गे, जिसे उड़ा रहे थे लेफ्टिनेंट कर्नल बॉल डेविड्स। इस विमान के दाहिने विंग्स के 10 मीटर की दूरी पर 1 किलोमीटर पीछे एक दूसरा विमान B-29 विमान ग्रेट आर्टिस्ट उड़ रहा था, जिसके पीछे एक तीसरा बम्बर शिप भी था जिसे जॉर्ज मार्कराट उड़ा रहे थे। उनकी अकेली जिम्मेदारी थी तस्वीरें लेना, इतिहास के सबसे बड़े परमाणु हमले की तस्वीरें लेना। उधर अमेरिकी विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा था और इधर रडार देख रहे जापानी सैनिकों की धड़कन। तभी 8:15 पर लेफ्टिनेंट कर्नल पॉल डेविड्स एक बटन दबाते हैं और दुनिया की सबसे बड़ी तबाही जमीन की तरफ गिरने लगती है। ये था 4 टन वजनी लिटिल बॉय नाम का दुनिया का पहला न्यूक्लियर बम। इस बम को हिरोशिमा के ओई ब्रिज पे गिराना था, लेकिन हवा इतनी तेज थी कि वो अपने लक्ष्य से 250 मीटर दूर सीमा सर्जिकल क्लिनिक की ओर बढ़ने लगता है। करीब 43 सेकेंड तक नीचे गिरते हुए इस बम को कई लोग हिरोशिमा की तरफ गिरते हुए अपनी आंखों से देखते हैं, मगर वो कुछ समझ पाते उससे पहले ही जमीन से करीब 600 मीटर पर हवा में लिटिल बॉय ब्लास्ट हो जाता है। आसमान में अचानक एक बहुत तेज रोशनी फटती है और जो लोग जमीन पर थे उसकी आंखें पलक झपकने से पहले ही जल जाती है और फिर एक जोरदार धमाका होता है। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT की बराबर थी। जब ये फटा तो आसमान में तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया, मानो कि जैसे सूरज धरती पर आकर फट गया हो। धमाके के तुरंत बाद चारों तरफ आग की बड़ी बड़ी लपटें फैल चुकी थी। शहर के बीचों बीच कंक्रीट की इमारतों को छोड़कर बाकी सब कुछ जल के राख हो चुकी थी। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर तक हर इमारतों की खिड़की के शीशे चकनाचूर हो चुके थे। पलक झपकते ही हिरोशिमा के 2/3 इमारतें चकनाचूर हो चुके थे। विस्फोट के बाद चारों तरफ कई किलोमीटर तक विस्फोट की आंधी फैल चुकी थी। 4000 सेल्सियस तापमान पर उठी आग की लपटें पेड़ पौधे जीव जंतु इंसान किसी को नहीं बख्शा और एक क्षण में ही हिरोशिमा की 2.5 लाख आबादी में से 30% यानी 80,000 जल
जलकर भाप बन गए। हिरोशिमा पर बम गिराने वाले पायलट पॉल टिपिट्स बताते हैं, जैसे ही ये विस्फोट हुआ एनोला गे के आगे के केबिन में रोशनी फैल गई। मैंने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। नीचे के बैगनी बादलों के बीच एक सफेद रेत का रीला 3000 फीट ऊपर तक उठा और एक मशरूम की शक्ल बना ली। रेडिएशन से बना एक ऐसा जहरीला मशरूम जो आने वाले कई दशकों तक हिरोशिमा के लोगों को तरपा के मारने वाला था। उधर हिरोशिमा के पूर्वी इलाकों में एक ट्रेन शहर की ओर बढ़ रही थी। अचानक जवानों ने ट्रेन रोककर सभी पैसेंजर्स को नीचे उतरने को कहा। डिब्बों को इंजन से अलग कर दिया गया और वहीं पे रोक दिया गया, लेकिन बस इंजन बहुत आगे तक नहीं जा पाया क्योंकि रेलवे लाइन पैदल शहर की तरफ से वापस आने वाले लोगों से भरी हुई थी। उनमें से कुछ लोगों की त्वचा उनके चेहरे से नीचे लटक आई थी और कुछ लोगों की बाहें ऐसे झूल रही थी जैसे कि दीवार से फटा पोस्टर झूल रहा था। कुछ लोग बहुत धीरे चल रहे थे और उसके मुंह से बस आवाज निकल रही थी, पानी पानी। लेकिन रेडिएशन ने शहर के पानी को भी जहरीला बना दिया था और लगातार इन बात से अनजान जिन भी लोगों ने वो जहरीले पानी को पिया वो तरफ तरफ कर मारे गए। रात के करीब 11 बज रहे थे। एटम बम से विस्फोट हुए बादलों की वजह से हिरोशिमा में तेज बारिश होने लगी। ये काली बारिश थी जिसमें धूल और विस्फोट से उत्पन्न रेडियो एक्टिव तत्व मौजूद थे। रेडियो एक्टिव राख और पानी से बनी इस बारिश की बूंदे जहाँ गिरती वहाँ जमीन जहरीली हो जाती। मगर प्यास से तड़प रहे कुछ लोगों ने इस पानी को पिया और चंद मिनटों में तड़प कर मर गए। और वो लोग जो उस दिन बच गए वो धीरे धीरे रेडिएशन की वजह से मरने लगे। किसी को कैंसर हुई तो किसी के अंग जलने लगे तो किसी के आने वाली पीठ या विकलांग पैदा होने लगी। इस धमाके की वजह से हिरोशिमा शहर में एक सेकेंड में 80,000 लोगों की जान गई थी, जो एक साल में बढ़कर 1,40,000 के पार पहुंच गई। लेकिन बचने वालों में से एक थे रिपोर्टर 37 वर्षीय सातोशी नाकामोरा, जो हिरोशिमा से थोड़ी दूर अपने दोस्त के घर गए थे। जब एटम बम फटा तो उसके असर से वो जमीन पर गिर पड़े और उसके चेहरे को टूटे शीशे ने घायल कर दिया। तभी उसने तुरंत अपनी साइकिल उठाई और हिरोशिमा की तरफ बढ़ने लगे। जब वो दोपहर तक अपने शहर पहुंचे तो उसके पैरों तले से जमीन खिसक गई। हर तरफ सिर्फ लाशें थी, जलते हुए सब बदहवास बच्चे और मलबे में दबे लोग और सर के जो अब पहचान में भी नहीं आ रही थी। नाकामोरा पहले पत्रकार थे जिसने हिरोशिमा की तबाही को अपनी आंखों से देखा। सातोशी ने वहीं स्थित ओकायामा स्थित डोमी न्यूज एजेंसी के दफ्तर में पहला दफ्तर डिस्पैच किया। 8:16 पर अमेरिका के 2 विमानों ने हिरोशिमा पर बम गिराया। शहर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और अनुमानित 1,70,000 लोग या तो मारे गए हैं या तो घायल हो चुके हैं। फोन लाइन पर बैठे दूसरी तरफ ब्यूरो चीफ को इस बात पे यकीन नहीं हुआ। उसने नाकामुरा से कहा, यह संभव नहीं है, एक ही बम से कैसे इतने लोग मर सकते हैं। सेना भी मानने को तैयार नहीं है, आप रिपोर्ट में थोड़ा संख्या कम करें। नाकामुरा का चेहरा अब भी खून से लथपथ था। उनके आंख में गुस्से और सच्चाई की आग थी। उन्होंने बिना रुके टेलीफोन पर चिल्लाकर आवाज दिया, सेना मूर्ख है, उनको नहीं पता कि हमने नर्क को जिंदा देख लिया है। हिरोशिमा में हुए नरसंहार के सबसे बड़ी खबरें पूरे दुनिया में फैलने लगी। हर कोई आश्चर्य था कि आखिर इतना खतरनाक बम बना कैसे। तभी अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाते हैं और बड़ी ही बेशर्मी से सब लोगों के सामने मीडिया को ये बात बताते हैं कि एटम बम हिरोशिमा पर हमने गिराया और इसका ऐलान करते हुए कहते हैं, कुछ देर पहले अमेरिकी जहाज ने हिरोशिमा पर बम गिराकर दुश्मन के यहाँ भारी तबाही मचाई है। ये बम 20,000 TNT क्षमता का था। अब तक इस्तेमाल में लाए गए सबसे बड़े बम से भी 2,000 गुना ताकतवर। इस बम ने हमारे हथियार के श्रृंखला में क्रांति लाई है, जो हमारी सेना को मजबूती देगा। दोस्तों, इस तबाही के महज 3 दिनों बाद जब पूरा जापान अपनी भयानक राख की सुबह को समझने की कोशिश कर रहा था, जब लापता बच्चे और बिखरे शरीरों को भी पहचान करना संभव नहीं था, उसी समय 9 अगस्त 1945 की सुबह फिर वही नीला आसमान था, वही गर्मी था और वही बेखबर लोग थे। लेकिन इस बार निशाना था जापान का एक और शहर, नागासाकी। सुबह के करीब 11 बज रहे थे। अमेरिकी बम वर्षक विमान बॉस्कार करीब 10,000 मीटर की ऊंचाई से नागासाकी के ऊपर पहुंच चुका था। पहले इसका निशाना जापान का शहर कुकुरा था,
लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वह सीधा नागासाकी की तरफ मुड़ गया। 11:02 तक लेफ्टिनेंट कर्नल चार्ल्स स्विगी ने फैटमैन नाम का दूसरा परमाणु बम गिरा दिया। ये बम पहले बम लिटिल बॉय से कई ज्यादा गुना शक्तिशाली था। इसमें प्लूटोनियम का इस्तेमाल किया गया था। जैसे ही ये बम नीचे गिरा, पूरा आसमान पीली और सफेद रोशनी से भर पड़ा। ऐसा लगा जैसे कि सूरज को जमीन पर उतार दिया गया हो। एक पल के लिए पूरे शहर में अंधकार छा गया, फिर उजाले का ऐसा विस्फोट कि आंखें खुली की खुली रह जाए। इस धमाके ने अपने आसपास सैकड़ों किलोमीटर में सब कुछ जलाकर राख कर दिया। सैकड़ों लोग सीधे भाप बनकर उड़ गया। उनकी हड्डियां तक नहीं बची और जो जीवित बचे उनकी त्वचा गल चुकी थी। कपड़े जलकर उनके शरीर से चिपक गए थे और बच्चे माओ के गोद में कोयले की मूर्ति बन चुके थे। एक अस्पताल की नर्स सानू म्यूक, जो उस दिन जिंदा बच चुकी थी, उन्होंने बाद में कहा, मैंने भगवान से कभी नहीं कहा था कि मुझे ये दिन दिखाए। मेरे सामने बच्चे जल रहे थे और उनके रोने की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंजती है। चर्च, स्कूल, घर कुछ भी नहीं बचा था। नागासाकी में उस दिन करीब 74,000 लोग मारे गए और हजारों जिंदगी कैंसर, जलन और दर्द के साथ जीने पर मजबूर हो गए। उधर अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक बार फिर कॉन्फ्रेंस बुलाकर फिर से कहा, जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। जापान ने अभी भी आत्मसमर्थन नहीं किया तो हम और हमले करेंगे। दुर्भाग्य से इसमें हजारों लाखों नागरिक मारे जाएंगे। 2 न्यूक्लियर अटैक्स और 8 अगस्त को सोवियत यूनियन की तरफ से जापान के विरुद्ध मोर्चा खोल देने से जापान के सामने कोई चारा नहीं बचा और इस दूसरे हमले के 6 दिन बाद जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों, हिरोशिमा और नागासाकी की यह कहानी असल में इतिहास नहीं, ये इंसानियत की सबसे कड़वी सच्चाई है। लेकिन आज फिर भी परमाणु शक्ति को शांति का प्रतीक कहा जाता है। लेकिन क्या यही शांति है, जहां एक बटन दबाते ही लाखों जिंदगियां भाप बन जाए? और क्या न्यूक्लियर पावर ही भविष्य में मानव सभ्यता को तबाह करने का कारण बन सकता है? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताएं और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और शेयर करके इस सच्चाई को पूरे दुनिया तक पहुंचाएं। और ऐसे ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दें।